हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जर्नी टू जीनियस में। आज की इस वीडियो में हम वर्ब यानी कि क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे और पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है वर्ब यानी कि क्रिया। तो जो वर्ब की इंग्लिश डिफिनेशन होती है, द वर्ड्स विच शो द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एग्जिस्ट करना या फिर प्रेजेंट होना। तो जिन शब्दों से किसी काम के करने या फिर होने का पता चलता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या फिर होने का पता चलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्रिया कहते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो जिन काम को करने में हमें एनर्जी का यूज करना होता है वे सभी हमारे वर्ब कहलाते हैं। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पीक मतलब बोलना। तो बोलने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार गो, इसके लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। लर्न, एक्सेप्ट, वर्क, रीड, टीच, प्ले, अंडरस्टैंड, ये सभी हमारे क्या हैं? ये सभी हमारे वर्ब यानी कि क्रिया होते हैं। और यहाँ पे नीचे कुछ वर्ब हमारे और लिखे गए हैं। नीचे वाले जो लिखे गए इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, इन सबको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये जो ऊपर वाले लिखे गए हैं और जो नीचे वाले लिखे गए हैं, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि ऊपर वाले जो येलो कलर से मैंने किया है वो हमारे मेन वर्ब होते हैं, उन्हें हम एक्शन वर्ब भी बोलते हैं। और जो नीचे वाले हैं उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे इज का मतलब होता है, जो कि एक वचनकर्ता के साथ यूज किया जाता है, जैसे ही, शी, नेम या फिर इट के साथ इज का यूज किया जाता है। और एम का यूज आई के साथ किया जाता है। एम का मतलब होता है हूँ। उसी प्रकार आर का मतलब होता है हैं। तो आर का यूज बहुवचनकर्ता के साथ यानी कि आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ किया जाता है। उसी प्रकार वॉज, वेयर, हैज़, हैव, इन सब का यूज भी किया जाता है। इसको हम 3 एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। यहाँ पे नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनकी मदद से हम इनके समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है ही इज़ अ टीचर। ही इज़ अ टीचर, तो इसकी हिंदी होगी वह एक अध्यापक है। तो यहाँ पे इज जो है वो बता रहा है एक टीचर के होने को। आपने परिभाषा भी यही पढ़ी जिससे काम के होने का भी पता चलता है। तो यहाँ इज जो है एक टीचर के होने को बता रहा है, इसलिए इज क्या होगा? एक प्रकार का वर्ब होगा। और वो कैसा वर्ब होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा, ना कि मेन वर्ब होगा। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। उसी प्रकार हमारा दूसरा जो सेंटेंस है, आई एम अ स्टूडेंट। तो यहाँ पे एम जो है वह स्टूडेंट को होने को बता रहा है कि मैं क्या हूँ? एक स्टूडेंट हूँ। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आएगी। उसी प्रकार तीसरा सेंटेंस जो हमारा है, वी आर प्लेयर्स। तो यहाँ पे आर जो है वो प्लेयर्स के होने को बता रहा है कि वे सभी क्या हैं? प्लेयर्स हैं। अब हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक ये लिखा गया है, नो सेंटेंस कैन बी कंप्लीटेड विदाउट अ वर्ब। यानी कि एक वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। यानी कि एक वर्ब के बिना यानी एक क्रिया के बिना किसी भी सेंटेंस का बनाना मुश्किल ही नहीं बल्कि क्या है? नामुमकिन है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, शी इज़ अ टीचर। वह एक क्या है? अध्यापिका है, क्योंकि शी लगा है तो वह फेमिनाइन जेंडर होगी। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इज जो है वह एक टीचर के होने को बता रहा है। तो इज क्या होगा? इज एक प्रकार का हमारा वर्ब होगा। और कौन सा वर्ब होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे 3 एग्जाम्पल की मदद से निशा वाला यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिया गया है। इसकी हेल्प से हम ये समझेंगे कि क्या किसी सेंटेंस में ऐसा भी रूल है कि हम केवल हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं, या फिर केवल मेन वर्ब का यूज कर सकते हैं, या फिर दोनों का यूज कर सकते हैं। इसके हम समझेंगे। तो ऐसा कोई भी फिक्स रूल नहीं है कि हम या तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करें, या तो मेन वर्ब का यूज करें, या तो दोनों का यूज करें। आप दोनों का यूज भी कर सकते हो, हेल्पिंग वर्ब का अकेले यूज कर सकते हो, और
चाहो तो मेन वर्ब का भी अकेले यूज कर सकते हो। इन तीनों सेंटेंसेस की सहायता से हम इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। जैसे लिखा है पहला सेंटेंस, निशा इज गोइंग टू आगरा। तो यहाँ पे इज क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, और गोइंग क्या है, एक मेन वर्ब है। इसलिए पहले वाले सेंटेंस में दोनों प्रकार के वर्ब का यूज किया गया। और उसी प्रकार दूसरे वाले सेंटेंस में निशा वेंट टू आगरा, तो यहाँ पे वेंट जो है वो क्या है, एक मेन वर्ब है, यानी कि एक्शन वर्ब है। उसी प्रकार तीसरे सेंटेंस में निशा इज इन आगरा, तो यहाँ पे जो इज है वह एक हेल्पिंग वर्ब होगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे समझते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में, समझते हैं कि वर्ब हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो लिखा गया वर्ब इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट, यानी कि जो हमारे वर्ब होते हैं उनको 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 मुख्य भाग हैं? पहला जो हमारा होता है उसे हम बोलते हैं मेन वर्ब, यानी कि उसे हम एक्शन वर्ब भी बोलते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं मुख्य क्रिया। और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। अभी हमने इसके पहले आपको ये बातें बताई कि मेन वर्ब को एक्शन वर्ब भी बोला जाता है और हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है। तो हमने ये देखा कि हमारे जो वर्ब होते हैं वह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मेन वर्ब और दूसरा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। अब हम समझते हैं मेन वर्ब क्या होता है। तो जो मेन वर्ब होता है, दोज वर्ब which show the action of subject in a sentence are called main verb। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे वर्ब जो कर्ता के द्वारा यानी सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन को दिखाते हैं, किए गए काम को दिखाते हैं, वे मेन वर्ब होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि रोहन खाना खाता है, तो यहाँ पे बात करें वह खाना खा रहा है, तो खाना खाने को अंग्रेजी में बोलते हैं ईट, तो ईट क्या होगा, एक प्रकार का मेन वर्ब होगा। उसी प्रकार मैं कहता हूँ कि रोहन दौड़ रहा है, तो दौड़ने की अंग्रेजी होती है रन, इसलिए रन क्या होगा, एक मेन वर्ब होगा। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हमारे जो मेन वर्ब होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनके बारे में भी हम समझते हैं। देखिए इसको एक एग्जाम्पल के समझते हैं। यहाँ पे रीड क्या है, एक मेन वर्ब है। स्लीप ये भी एक मेन वर्ब है। उसी प्रकार ड्रिंक, राइट, रन ये सब हमारे मेन वर्ब हैं। अब मेन वर्ब हमारे मुख्य रूप से 2 टाइप के होते हैं। जो मेन वर्ब होते हैं वह 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। पहला हमारा ट्रांजिटिव होता है, दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। अब इनके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसे हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया, और इंट्रांजिटिव वर्ब को बोलते हैं अकर्मक क्रिया। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, आशा करता हूँ। अब हम समझते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। तो ऐसे वर्ब जिन्हें सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए, ध्यान सुनिएगा, ऐसे वर्ब जिन्हें सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे राधा लव्स आइसक्रीम, यहाँ पे अगर मैं केवल इतना ही बोलता कि राधा लव्स, तो राधा किससे लव करती है भाई? वो चॉकलेट से करती है या फिर आइसक्रीम से करती है, ये तो कुछ कंफर्म नहीं था। इसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, उसको मैंने लगा दिया आइसक्रीम, यानी कि राधा किससे प्यार करती है? आइसक्रीम से, क्योंकि उससे आइसक्रीम क्या है, पसंद है। उसी प्रकार दूसरा आई कॉट द बॉल, अगर यहाँ पे ये केवल होता आई कॉट, तो आई कॉट का मतलब होता है मैंने पकड़ा, बट क्या पकड़ा ये तो कंफर्म नहीं था। इसके लिए हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट का यूज किया द बॉल, तो यहाँ पे द बॉल क्या होगा, एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। उसी प्रकार लता सेंट द मैसेज, अगर केवल इतना होता लता सेंट, भाई लता ने भेजा, क्या भेजा, ये तो कोई गारंटी नहीं है। तो इसका मतलब इसके लिए भी मुझे एक ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ा, उसका नाम था द मैसेज। उसी प्रकार द बॉयज़ कैरी, अब बॉयज़ कैरी ले जाते हैं, क्या लेके जाते हैं, वाटर, तो वाटर भी हमारा एक ऑब्जेक्ट हुआ। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आएगी कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। अब हम समझते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। ऐसे वर्ब जिन्हें कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए, किसी भी सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, उन्हें हम बोलते हैं
इनट्रांजिटिव वर्ब जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वे अपने में एक कंप्लीट सेंटेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे जंप्ड, क्या इसके लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है? नहीं, क्योंकि ये एक कंप्लीट वाक्य है। वे कूदे, दे जंप्ड। उसी प्रकार द थीफ रैन, चोर भागा, तो भाई चोर भागा, क्या इसमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है? नहीं। उसी प्रकार शी सैंग, ए लाइट वाज शाइनिंग, बर्ड्स फ्लाई। उसी प्रकार ही फ्लाइज। तो आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। अब हम आगे समझते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हमने ये देखा कि जो हमारे वर्ब्स होते हैं वह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। हमने मेन वर्ब के बारे में भी देखा कि मेन वर्ब हमारे दो होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। हम दोनों के बारे में आसानी से समझ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। चलिए समझते हैं। लिखा है द वर्ब व्हिच हेल्प द मेन वर्ब टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। इसका मतलब कि ऐसे वर्ब जो मेन वर्ब की सहायता करते हैं यानी कि हेल्प करते हैं, उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और इसीलिए इसका नाम पड़ा हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि ये जो है मेन वर्ब की क्या करता है, हेल्प करता है, यानी कि उसको सहायता प्रदान करता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया हेल्पिंग वर्ब। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आएगी। यही बात को हिंदी में बोली जाए तो वाक्य का मीनिंग पूरा करने के लिए, किसी भी वाक्य का मीनिंग पूरा करने के लिए जो मेन वर्ब की मदद करते हैं उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसको हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे लिखा गया है शी इज राइटिंग, शी इज राइटिंग। अब यहाँ पे जो राइटिंग है वह एक मेन वर्ब है और इज क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे इज क्या कर रहा है, राइटिंग की हेल्प कर रहा है। मतलब ये कि उसका कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए हमें इज की जरूरत पड़ी और इज क्या कर रहा है, मेन वर्ब यानी राइटिंग की क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। उसी प्रकार वी आर डांसिंग, यहाँ पे डांसिंग जो कि मेन वर्ब है उसकी हेल्प कौन कर रहा है, आर कर रहा है, आर उसको सपोर्ट कर रहा है। उसी प्रकार दे हैव कंप्लीटेड द टास्क, तो यहाँ पे हैव जो है वह मेन वर्ब यानी कि कंप्लीटेड का क्या कर रहा है, उसका हेल्प कर रहा है, इसलिए यह क्या होगा, एक हेल्पिंग वर्ब होगा। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। अब हम समझते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब भी हमारे दो टाइप के होते हैं। हमारे जो ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब होते हैं भाई, वो भी कितने प्रकार के होते हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं। अब समझिए कौन कौन से होते हैं। पहला हमारा होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी। पहला हमारा कौन सा होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी, और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी। यानी ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी। अब समझते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सभी चीज़ें प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत आती हैं। ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत इतनी ही चीज़ें आती हैं, इतने ही हेल्पिंग वर्ब उसमें आती हैं। क्योंकि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, और जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है इसके अंतर्गत इतनी ही हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं। अब जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती हैं वह दो प्रकार के रोल अदा करते हैं। किसी भी सेंटेंस में जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है वह दो प्रकार के रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से? पहला, हेल्पिंग द मेन वर्ब। पहली चीज़ तो ये जो है मेन वर्ब की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये मेन वर्ब की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कौन? प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होते हैं वह मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। दूसरी बात, कंप्लीटिंग द मीनिंग ऑन देयर ओन। इसका मतलब यह क्या करते हैं, वाक्य के कंप्लीट मीनिंग को भी बताने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो रीडिंग है उसकी हेल्प एम कर रहा है, और एम क्या है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी है। तो यह क्या कर रहा है, मेन वर्ब की हेल्प भी कर रहा है और वाक्य का कंप्लीट मीनिंग भी बता रहा है। उसी प्रकार ही वाज प्लेइंग। उसी प्रकार
आई एम आई स्टूडेंट, उसी प्रकार ही वॉज एट होम, दे आर रनिंग, दे आर डॉक्टर्स, ये सभी हमारे यहाँ पे आर, इज, वॉज, ये सब हमारे क्या है, ये सभी हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी होते हैं। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। और उसी प्रकार हम समझते हैं मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में। मॉडल ऑक्सिलरी जो होती है हमारी, उसके अंतर्गत विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, ऑट टू, नीड, डेयर, ये सभी हमारे मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत आते हैं। और मॉडल ऑक्सिलरी जो हमारी होती है वह मुख्य रूप से वो भी दो प्रकार के रोल प्ले करते हैं किसी भी सेंटेंस में। कौन कौन से रोल? पहला तो वो भी हेल्पिंग वर्ब की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। वो भी जो मेन वर्ब होती है उसकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, यानी कि सहायता करते हैं। और दूसरी बात, जो मॉडल ऑक्सिलरी वाले सेंटेंस होते हैं वह किसको शो करते हैं, एबिलिटी को शो करते हैं, या फिर किसी परमिशन को शो करते हैं, या फिर रिक्वेस्ट, कैपेसिटी, या फिर किसी भी सजेशन, ऑर्डर, ऑब्लिगेशन, या फिर किसी एडवाइस को शो करते हैं। जैसे यू मे गो नाउ, यानी कि अब तुम जा सकते हो। उसी प्रकार आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ, इसमें किसी एबिलिटी को बताया जा रहा है कि मैं गा सकता हूँ, अपनी योग्यता के बारे में बताया जा रहा है। पहली बात तो यहाँ पे जो कैन है, कैन क्या कर रहा है, मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है, यानी सिंग की हेल्प कर रहा है। और क्या कर रहा है, ये अपनी योग्यता को बता रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, सिंग कर सकता हूँ। एबिलिटी यानी कि योग्यता को बता रहा है। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे समझते हैं कि एक सेंटेंस के जरिए लिखा है स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट देयर होमवर्क। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मस्ट जो है, मस्ट एक प्रकार का मॉडल ऑक्सिलरी होगा। अब यहाँ पे हमारे कुछ टाइप के और वर्ब होते हैं, हम उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं इसी समय। तो यहाँ पे हमारे दो प्रकार के वर्ब और होते हैं। एक तो होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। पहला होता है हमारा फाइनाइट वर्ब और दूसरा कौन सा होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब को हम इनफाइनाइट वर्ब भी कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब को हम इनफाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। अब समझते हैं फाइनाइट वर्ब होता क्या है। तो फाइनाइट वर्ब जो होता है, जब किसी सेंटेंस में टेंस के बदलने पर, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी सेंटेंस में टेंस के बदलने पर वर्ब भी चेंज हो जाए, बदल जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे ही प्लेज फुटबॉल, अब ये ही प्लेज फुटबॉल, अभी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अगर मैं इसको चेंज करूं सिंपल पास्ट में तो वो बन जाएगा ही प्लेड फुटबॉल। तो आपने यहाँ एक बात ध्यान दी कि जो ऊपर वाला हमारा प्लेज था वो किस में चेंज हो गया, प्लेड में। सो जो हमारा प्ले होगा वह क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है। यानी कि जब भी किसी सेंटेंस में टेंस को चेंज करते हैं, अगर वर्ब चेंज हो जाए तो वो क्या होती है, हमारी फाइनाइट वर्ब होती है। अब हम समझते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब को। तो जब किसी सेंटेंस में, जब किसी भी सेंटेंस में टेंस के बदलने पर वर्ब ना बदले तो उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जब किसी सेंटेंस में टेंस को बदलने पर वर्ब ना बदले तो उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे आई सा अ वॉकिंग लायन, ये अभी जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में है। अगर मैं इसे चेंज करता हूँ सिंपल प्रेजेंट में तो ये बन जाएगा आई सी ए वॉकिंग लायन। तो यहाँ सा का सी में चेंज हो गया, बट जो हमारी मेन वर्ब थी वॉकिंग वो तो सेम रही। तो इसलिए यहाँ पे सा जो होगा वह एक फाइनाइट वर्ब होगा। क्यों? क्योंकि ये तो चेंज हो गया, बट वॉकिंग क्या होगा, नॉन फाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि ये तो चेंज नहीं हुआ। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम समझते हैं हमारे कुछ वर्ब्स के बारे में। कुछ हमारे और प्रकार के वर्ब होते हैं, जैसे इनफिनिटिव वर्ब। तो हमारी जो इनफिनिटिव वर्ब होती है उनके बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो इनफिनिटिव वर्ब होती है वह 2+V1 के फॉर्म में होती है। यानी कि उसमें क्या होता है, पहले टू आता है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वही बताया गया है कि जो इन्फिनिटिव वर्ब होती है 2+V1 के फॉर्म में यूज की जाती है।
और यह किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर यूज की जा सकती, यानी कि प्रयोग की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, टू फ्लाई काइट इज़ माई हॉबी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो पहले होना चाहिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे एक इन्फिनेटिव वर्ब का यूज किया गया है, टू फ्लाई। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आएगी। तो एक चीज़ आप याद कर लीजिए कि जो इन्फिनेटिव वर्ब होती है वह 2+V1 के फॉर्म में होती है, और यह किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस हो, उसमें सब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग की जा सकती है। अब हम आगे समझते हैं। हम समझते हैं कि इन्फिनेटिव वर्ब जो होता है उसके बारे में कुछ और जानकारियाँ। इन्फिनेटिव वर्ब किसी भी सेंटेंस की मेन वर्ब के बाद भी यूज किया जा सकता है। अब तक आपने देखा कि जो हमारी इन्फिनेटिव वर्ब होती है वह केवल सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज किया जा सकता था, लेकिन इसका एक रूल और होता है कि इन्फिनेटिव वर्ब जो होती है वह किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद भी उसे हम यूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू गो देयर। तो यहाँ पे वॉन्ट जो है मेन वर्ब है, और वॉन्ट के बाद टू गो, हमने बताया कि जो इन्फिनेटिव होती है वह 2+V1 के फॉर्म में होती है। तो टू और उसके बाद गो जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे आपने देखा कि पहले मेन वर्ब आया, उसके बाद इन्फिनेटिव वर्ब टू गो, ये हमारा आया। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी इन्फिनेटिव वर्ब होती है वह किसी सेंटेंस की मेन वर्ब के बाद भी प्रयोग किया जा सकता है। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम समझते हैं जीरंड क्या होता है। देखिए, जीरंड भी एक प्रकार का हमारा टॉपिक है, ये हमारा वर्ब से संबंधित हमारा टॉपिक है, उसको भी हम समझते हैं। जो जीरंड होता है, जीरंड इज द ING फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब ये जो जीरंड होते हैं वो किसी भी वर्ब में ING लगाने पे बनते हैं। जैसे गो हमारा नॉर्मल वर्ब है, अगर मैं इसमें ING लगा दूं तो ये हो जाएगा हमारा जीरंड, एक टाइप का बन जाएगा। इट फंक्शन लाइक अ नाउन इन ए सेंटेंस, यह एक सेंटेंस में नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है। जो जीरंड होते हैं हमारे वो किसी भी सेंटेंस में नाउन की तरह प्रयोग किए जाते हैं, और यह वर्ब प्लस ING के फॉर्म में होती है। जैसे वॉकिंग इज गुड, वॉकिंग इज गुड, यहाँ पे वॉकिंग का यूज एज अ सब्जेक्ट हुआ, एक सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे यूज किया गया है। अब हम समझते हैं कि पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल को हम वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। पार्टिसिपल को हम क्या बोलते हैं? वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं। जब कोई वर्ब एडजेक्टिव का कार्य करने लगे, ध्यान सुनिएगा, जब कोई भी वर्ब एडजेक्टिव का कार्य करने लगे तो उसे पार्टिसिपल कहते हैं। जब कोई भी वर्ब एडजेक्टिव का कार्य करने लगे तो उसे पार्टिसिपल कहते हैं। और जो पार्टिसिपल होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अब हम समझते हैं तीनों के बारे में। हमारा जो पहला होता है उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहला हमारा जो पार्टिसिपल होता है उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको हम एक सेंटेंस की हेल्प से समझेंगे तीनों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा हो तथा वहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा हो तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। बात समझ में आई? एक बार फिर देख लीजिए। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा हो और वह एडजेक्टिव का काम करे तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे आई सॉ ए बार्किंग डॉग, आई सॉ ए बार्किंग डॉग। एक चीज़ ध्यान में रख लीजिए कि जब भी कभी किसी वर्ब के साथ ING लगा होता है तो उसका यूज हुए के रूप में हो जाता है। जैसे बार्किंग का बार्क मतलब होता है भौंकना, और बार्किंग का मतलब हो जाएगा भौंकते हुए। बात समझ में आई? तो उसके आगे हुए शब्द का, हुए वर्ड का यूज हो जाता है। आई सॉ ए बार्किंग डॉग, मैंने एक भौंकते हुए कुत्ते को क्या किया? देखा। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही हो, जो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, अगर वो एडजेक्टिव का काम करने लगे, अगर वो एडजेक्टिव का काम करने लगे तो वो क्या होती है? वो हमारी पास्ट पार्टिसिपल होती है। जैसे आपने देखा प्रेजेंट पार्टिसिपल में
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा था और वह किसका काम कर रहा था, एडजेक्टिव का। लेकिन जब कभी ऐसा हो जाए कि हमारी जो वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वो एडजेक्टिव का काम करने लगे तो उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे आई एम टायर्ड, यहाँ पे टायर्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो वह रिलेट किया जाता हुआ के साथ। जैसे आई एम टायर्ड यानी कि मैं थका हुआ हूँ। टायर का मतलब होता है थका होना, थकना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टायर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, तो जब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो उसे हुआ के रूप में यूज किया जाता है। जैसे आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम समझते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। जब हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं, लिखा है हैविंग डन माई होमवर्क आई वेंट टू द मार्केट। इसका मतलब ये हुआ, अगर कभी भी हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आए और वह एडजेक्टिव का काम करे तो इसका अर्थ होता है के बाद या फिर करके। जैसे हैविंग डन माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क डन करके आई वेंट टू मार्केट, मैं कहाँ गया, मार्केट गया। तो यहाँ पे एक बात आपने समझी कि जब हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि डन, डू की थर्ड फॉर्म डन, तो डन आया तो यहाँ पे के बाद या फिर करके इस रूप में यूज किया जाता है, उसे हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे आपने देखा कि हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ। तो आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। थैंक यू। अगर ये चीज़ आपको समझ में आई होगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार हम आपको बता देते हैं हमने अब तक क्या क्या चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले तो हमने देखा कि हम वर्ब क्या होते हैं, उसके बाद हमने देखा कि वर्ब जो होते हैं वह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है मेन वर्ब और दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो हमारे मेन वर्ब होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है ट्रांजिटिव, दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। उसके बाद हमने देखा कि मॉडल ऑक्सिलरी को और प्राइमरी ऑक्सिलरी को, जो कि हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आती हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारी दो प्रकार की थी, कौन कौन सी, एक तो मॉडल ऑक्सिलरी और दूसरा क्या था, प्राइमरी ऑक्सिलरी। उसके बाद हमने जीरंड के बारे में पढ़ा, बाकी पार्टिसिपल के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आप सभी का।